नमस्कार छात्रों, इसके पहले के लेक्चर में हम पाठ्यक्रम चर्चा कर रहे थे और उसमें प्रश्न पत्र क्रमांक 10 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि इस सत्र के भीतर या 5वें सत्र के भीतर हमें प्रश्न पत्र क्रमांक 10 के अंतर्गत 4 इकाइयाँ हमें पढ़नी है और उसमें से पहली 2 इकाइयाँ जो है उसका परिचय मैंने करा के दिया है और आगे की 2 इकाइयाँ जो है इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले जो 2 इकाइयों का परिचय मैंने करवा के दिया था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देकर हम आगे की 2 इकाइयाँ जो है देखने वाले हैं। कुल मिलाकर 4 इकाइयाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली इकाई प्रयोजनमूलक हिंदी थी, जिसमें हमने अर्थ परिभाषा, स्वरूपगत विशेषताएं, प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र, प्रयुक्तियाँ, उपादेयता और चुनौतियाँ आदि मुद्दों को लेकर मैंने बात रखी थी। उसके बाद दूसरी इकाई जो है जनसंचार माध्यम को लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं और उसमें समाचार लेखन के तत्व, समाचार लेखक के गुण, पटकथा लेखन, नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग, वृत्तांत लेखन, अर्थात ये सभी मुद्दे जो है हम दूसरी इकाई अंतर्गत देखने वाले हैं। हम आगे की जो इकाई देखेंगे उसका नाम है संदर्भ स्रोत। इसका मतलब ये है कि संदर्भ मतलब क्या है कि मान लीजिएगा कि आप आगे की पढ़ाई करने के लिए अगर कोई रिसर्च का काम करने जा रहे हैं या कोई भी काम करते समय आपको अगर कोई नया शब्द पढ़ने में आता है और उसका अगर अर्थ पता नहीं है तो हम अगर अर्थ का पता लगाने जाते हैं तो हमें कोश ग्रंथों की तरफ पढ़ना पड़ता है, अर्थात डिक्शनरी की तरफ पढ़ना पड़ता है। तो संदर्भ स्रोत नामक जो इकाई हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें लगभग वही बातें आएगी जहाँ पे आपको किसी शब्द को लेकर या किसी शब्द के अर्थ को लेकर जो भी समस्या है उसका निराकरण जो है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत या इस इकाई के अंतर्गत किया जा सकता है। इसलिए भविष्य में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं तो ये संदर्भ स्रोत कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानकारी लेना बेहद आवश्यक है। इसलिए ये इकाई जो है हमें पढ़नी है। इसमें पहला मुद्दा जो है कोश ग्रंथों का सामान्य परिचय। कोश ग्रंथ मतलब क्या है कि जितने भी प्रकार की डिक्शनरियाँ है, उदाहरणार्थ एक भाषी कोश है, द्विभाषी कोश है, संदर्भ कोश है, त्रिभाषी कोश है, सांस्कृतिक कोश है। अर्थात इसमें हमें किसी संस्कृति के बारे में जानना है तो हमें सांस्कृतिक कोश या संस्कृति कोश की तरफ बढ़ना पड़ता है, या 2 भाषाओं के शब्दों के अर्थ को समझना है तो हमें द्विभाषी कोश को देखना पड़ता है। अर्थात आपके ज्ञान वृद्धि के लिए ये कोश ग्रंथों का सामान्य परिचय है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद इस इकाई के अंतर्गत, तीसरी इकाई के अंतर्गत दूसरा जो मुद्दा है पारिभाषिक शब्दावली। अर्थात देखिएगा, प्रयोजनमूलक हिंदी की एक प्रमुख विशेषता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली होती है। अर्थात पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य है कि प्रत्येक क्षेत्र की शब्दावली जो है वहाँ पे तय की गई है और उस शब्दावली के आधार पर ही वहाँ पे उस क्षेत्र में कामकाज चल रहा होता है। उदाहरण के तौर पर अस्पताल के क्षेत्र में नर्स एक विशिष्ट प्रकार का पद है, सिस्टर उसका विशिष्ट प्रकार का अर्थ है। वही अगर गिरजाघर या चर्च में देखेंगे तो नर्स या सिस्टर जो है उसके बारे में अलग अलग वहाँ पे अर्थ दिखाई देते हैं। इसलिए पारिभाषिक शब्दावली जो है उसका सामान्य परिचय, प्रकार एवं महत्व या उसको कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा इस मध्य के भीतर करने वाले हैं। मतलब क्या है, बैंक की एक अपनी परिभाषिक शब्दावली है, फिर व्यापार की एक अपनी परिभाषिक शब्दावली है। देखिएगा कि जहाँ पे हम देखते हैं कि सोने के व्यापार के क्षेत्र में सोने को लेकर जो भी अखबार में खबरें छपती है उसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। या फिर शेयर मार्केट की अगर बात हम करेंगे कि शेयर मार्केट में आपने कभी कभार सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा या फिर टीवी पर चैनल पर सुना होगा कि आज इतने इतने शेयर जो है निचले पायदान पर आ गए, या फिर चांदी अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है, चांदी में तेजी आ गई, या सोना अगर कम हो जाता है तो सोना लुढ़का। अर्थात ये जो शब्दावली है ये शब्दावली मुझे लगता है कि पारिभाषिक शब्दावली या प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्ति के अंतर्गत वहाँ पे आ जाती है। इसलिए पारिभाषिक शब्दावली प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार से सामने आ जाती है और उसका मतलब यह है कि वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में उस शब्द को एक ही अर्थ के साथ परिभाषित किया गया है। मतलब क्या है कि बैंक के क्षेत्र में अगर खजांची शब्द आ जाता है, अंग्रेजी में उसको कैशियर कहते हैं, तो खजांची का मतलब सिर्फ वही लिया जाएगा जो बैंक में पैसे का लेन देन करता है। इसलिए
पारिभाषिक शब्दावली का प्रत्येक शब्द जो है उसकी परिभाषा या उसका जो अर्थ है सीमित करके एक ही अर्थ वहां पे रखा जाता है, इसलिए वहां पे पारिभाषिक शब्दावली महत्वपूर्ण बन जाती है। और साहित्यिक भाषा में शब्द, किसी भी शब्द के विशेषता 3 अर्थ होते हैं, जिसको अभिधा, लक्षणा और व्यंजना कहते हैं। अर्थात अभिधा ये किसी भी शब्द का पहला अर्थ होता है, लक्षणा अर्थात किसी भी शब्द का दूसरा अर्थ होता है, और व्यंजना जो है किसी भी शब्द का तीसरा अर्थ होता है। अभिधा से तात्पर्य यह है कि उस शब्द से निकला हुआ पहला अर्थ। उदाहरण के तौर पर गधा शब्द कहेंगे तो आपको किसी पशु का नाम या पशु सामने आ जाएगा, लेकिन वह लड़का गधा है ऐसा कहने के बाद आपको गधा पशु के बजाय वह लड़का मूर्ख है, ये अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। अर्थात इसके पीछे कारण ये है कि हम पहले अर्थ की बजाय दूसरा अर्थ वहां पे लेने की कोशिश करते हैं। और व्यंग्यार्थ जो है किसी भी बात को लेकर, मान लीजिएगा कि कबीर जी ने, संत कबीरदास जी ने बहुत सारे ऐसे दोहे जो है व्यंग्य के तौर पर हमारे सामने रखे हैं, और उसमें प्रस्तुत जो अर्थ है वो अर्थ मुझे लगता है कि व्यंग्यार्थ है। इसलिए किसी भी शब्द के 3 अर्थ होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली के मात्र एक ही अर्थ होता है, इसलिए पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ सीमित किया जाता है, उसका एक ही अर्थ वहां पे मान्य किया जाता है, और उसका हम परिचय देखने वाले हैं, उसके प्रकार देखने वाले हैं, महत्व देखने वाले हैं। महत्व से तात्पर्य यह है कि पारिभाषिक शब्दावली बनने के कारण किस प्रकार उस क्षेत्र का जो कामकाज जो है वो किस प्रकार सहज होने लगा, सरल होने लगा। तो इस प्रकार से इस मध्य के भीतर हम पारिभाषिक शब्दावली का परिचय देखेंगे। तीसरा मुद्दा जो है हिंदी पोर्टल और वेबसाइट के बारे में वहां पे दिया गया है। अर्थात आप जानते हैं कि आज इंटरनेट का युग है, और इंटरनेट के युग में अगर आप इंटरनेट नहीं जानते हैं तो आप अनपढ़ हैं। एक ज़माना ऐसा था कि कहा जाता था कि कोई किसी आदमी को अगर पढ़ने लिखने नहीं आता था तब तो उसको अनपढ़ कहा जाता था। आज ज़माना कंप्यूटर का है, तो आज के ज़माने में कंप्यूटर या उससे संबंधित जो भी कुछ इंटरनेट वगैरह है वो अगर हमें नहीं आता है तो समझ लीजिएगा हम भी आज के ज़माने में अनपढ़ है। तो इसलिए हिंदी पोर्टल और वेबसाइट ये मुद्दा जो है हमारे कंप्यूटर ज्ञान के आधार पर या कंप्यूटर स्किल के आधार पर हमें पढ़ना है। और हिंदी देखिएगा, ऐसा माना जाता है या दुनिया भर में लगभग वही मान्यता है कि कंप्यूटर आधारित जितना भी कार्य चलता है वो ज़्यादातर अंग्रेजी में चलता है, लेकिन आज हिंदी के माध्यम से कंप्यूटर पर बहुत सारे कामकाज किए जा रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, और हिंदी के पोर्टल वेबसाइट बन रही है। उसकी वजह से सामान्य आदमी भी जो अंग्रेजी जानता नहीं है वो हिंदी के माध्यम से कंप्यूटर पर काम कर रहा है। इसलिए हिंदी के पोर्टल कौन कौन से हैं, उसकी वेबसाइट कौन कौन सी है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेने में है। अर्थात केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों की वेबसाइट जो है हिंदी और अंग्रेजी में वहाँ पे निर्माण की गई है। उसके पीछे की वजह यह है कि उस कार्यालय से संपर्क करने वाला कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी जानता है ऐसा नहीं है, इसलिए उसकी सुविधा के लिए वहाँ पे हिंदी की सुविधा या हिंदी भाषा जो है वेबसाइट के रूप में वहाँ पे सामने रखी गई है। इसलिए उस आदमी को या उस व्यक्ति को जो है अपना काम जो है उस अपनी भाषा में करने को आ जाए। तो इसलिए इस तीसरे मुद्दे के भीतर हिंदी पोर्टल और वेबसाइट इस मुद्दे को हम देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि आज तक हम कंप्यूटर में या इंटरनेट पर जो भी काम कर रहे थे वो अंग्रेजी में टाइपिंग करके या अंग्रेजी में ही वेबसाइट वगैरह डाल के हम उस काम को कर रहे थे। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे संस्थान जो है सामने आ रहे हैं, IIT जैसे संस्थान जो है, CDAC जैसे संस्थान जो है आज हिंदी या मातृभाषा को लेकर, मराठी को लेकर ये सभी बातें जो है कंप्यूटर में निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सामान्य से सामान्य आदमी भी केवल भाषा के कारण कंप्यूटर से अछूता न रहे। तो ये हिंदी पोर्टल और वेबसाइट जो है इस मुद्दे के भीतर हम वो बातें देखेंगे। इस तीसरे इकाई के अंतर्गत चौथा मुद्दा जो है हिंदी भाषा और लिपि के संसाधन। अर्थात हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन किस प्रकार से संसाधन निर्माण किए गए हैं, लिपि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी उसके बारे में क्या क्या काम किया जा रहा है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर वहाँ पे बन रहे हैं, ये सभी बातें जो है इस मुद्दे के भीतर हम देखेंगे। और पांचवा मुद्दा जो है हिंदी विकिपीडिया को लेकर आता है। आप जानते होंगे कि कंप्यूटर जगत में विकिपीडिया नामक एक साइट है जहाँ पे आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको वहाँ पे अगर कंप्यूटर पर डाल देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लिंक आ जाते हैं,
तो उसमें से एक लिंक आ जाता है विकिपीडिया का। तो उसी में से हिंदी विकिपीडिया, अर्थात ये विकिपीडिया का पूरा जो प्रदर्शन है या काम जो है हिंदी के जरिए चलता है। अर्थात किसी भी जानकारी को या किसी भी संकल्पना को अगर हमें समझना है तो अंग्रेजी आनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हिंदी के माध्यम से भी हम उस संकल्पना को समझ सकते हैं। तो हिंदी विकिपीडिया, इस मध्य के भीतर हम कौन कौन सी जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे उपलब्ध है, किस प्रकार उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ये बातें इसको थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। इन 3 इकाइयों के बाद अगली चौथी इकाई आ जाती है कार्यालयीन पत्राचार। देखिएगा, कार्यालयीन पत्राचार से तात्पर्य यह है कि आज प्रशासन की व्यवस्था जो है विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से काम करती है। तो कार्यालयों में जब कामकाज चलता है तो कैसे कैसे चलता है, किस प्रकार से चलता है। मान लीजिएगा कि प्रमुख अधिकारी के पास कोई भी अगर पत्र चला जाता है तो वो कैसे चला जाता है, इस प्रकार से किसी भी कार्यालय में संचालन हो रही प्रक्रिया को हमें अगर समझना है तो उस कार्यालय के पत्राचार को थोड़ा सा हमें समझना होगा, ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार से वहाँ पे कार्यालयीन गतिविधियाँ चलती है। उसके बाद इस कार्यालयीन पत्राचार के अंतर्गत पहला मुद्दा जो लिखा गया है वो है कार्यालयीन पत्राचार स्वरूप एवं प्रकार। देखिएगा, हमने पत्राचार के बहुत सारे प्रकार इसके पहले देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। घरेलू पत्राचार एक होता है, व्यापारी पत्राचार होता है जिसको वाणिज्य पत्राचार कहते हैं, या ये कार्यालयीन पत्राचार। अर्थात कार्यालयीन पत्राचार से तात्पर्य यह है कि ये ऑफिशियल पत्र कह सकते हैं, ऑफिशियल लेटर कह सकते हैं, और उसका स्वरूप क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है, और लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कौन कौन से शब्द उसमें आने चाहिए, भाषा कैसी होती है, और किस तरह से वो लिखा जाता है, कौन लिखता है, ये सभी बातें जो है स्वरूप के भीतर हम देखेंगे। और कार्यालयीन पत्राचार के कौन कौन से प्रकार है ये भी थोड़ा सा हम संक्षेप में इस मध्य के भीतर देखने वाले हैं। इसके बाद दूसरा मुद्दा जो है इस कार्यालयीन पत्राचार के भीतरगत आता है वो है नौकरी के लिए आवेदन पत्र। नौकरी के लिए आवेदन पत्र से तात्पर्य है कि देखिएगा, अभी आप ग्रेजुएशन करके जाने वाले हैं, अर्थात आपका जब ग्रेजुएशन पूर्ण हो जाएगा तब आप मन में ठाने होते हैं कि कोई तो नौकरी ज्वाइन कर लेगा। तो वहाँ पे एक सबसे पहले एक काम करना होता है, जैसे रिजल्ट आता है, ग्रेजुएशन पूरा होता है, तो आपको पहले बायोडाटा बनाना पड़ता है, अर्थात व्यक्तित्व विवरण जिसको बोलते हैं। और वो बायोडाटा बनाने के बाद आप जिस किसी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उस आवेदन को एक विशिष्ट ढंग से किया जाता है। और वही तरीका जो है इस नौकरी के लिए आवेदन पत्र इस मध्य के भीतर हम देखने वाले हैं। परीक्षा में आपको विषय दिए जाएंगे कि मान लीजिएगा कोई अध्यापक का पद है, किसी लिपिक का पद है, या कोई अन्य पद है, तो उस पद को प्राप्त करने के लिए आपको एक अर्जी लिखनी पड़ती है। और वो अर्जी माने आवेदन पत्र है। मतलब क्या है कि ये नम्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है ताकि आपको नौकरी पानी होती है, इसलिए उसको एक लिखने का तरीका है, उसकी एक अपनी भाषा है और उसको विशिष्ट स्वरूप के आधार पर लिखा जाता है। लिखने वाले का नाम पता कहाँ पे लिखना है, जिसको लिखना है पत्र उसका नाम पता कहाँ पे लिखना है, और कौन कौन सी बातें इसमें आनी चाहिए, ये सभी बातें जो है नौकरी के लिए आवेदन पत्र इस मध्य के भीतर हम देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है आपको हर छात्र को उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई आप नौकरी के लिए कोई अर्जी करते हैं तो वहाँ पे ये आवेदन पत्र आपको लिखना पड़ता है। तो दूसरा मुद्दा इसके भीतर आएगा पदाधिकारियों के नाम पत्र। देखिएगा, कार्यालयीन पत्राचार का ही एक हिस्सा है कि हम दैनंदिन रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न कार्यालयों से अपनी जो है जीवन की आवश्यकताओं या जीवन की जो भी दैनंदिनी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा उसमें कोई दस्तावेज जो है, मतलब शैक्षणिक कार्य जब चलता रहता है तो हम बहुत सारे ज़मीनी दस्तावेज होते हैं या शैक्षणिक मार्कलिस्ट वगैरह जो होता है, तो वहाँ पे विभिन्न कार्यालयों से हमारा संपर्क आ जाता है। तो उन कार्यालयों में मान लीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट का सर्टिफिकेट है, अगर इसको प्राप्त करना है तो कैसे किया जाता है और कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, तो उन संबंधित अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो पदाधिकारियों के नाम पत्र होते हैं। दूसरी बात, इस मध्य के भीतर हम वही देखेंगे कि मान लीजिएगा कि आप जहाँ पे रहते हैं, मान लीजिएगा आपके यहाँ पे राशन दुकान है, तो राशन समय पर नहीं आता है या पिछले 2 साल से नहीं आया है, तो आपको किसी विशेष पदाधिकारी को पत्र लिखना पड़ता है, या उसकी सूचना जो है, या वो उसका मान लीजिएगा कि आपकी जो समस्या हो रही है
उसका निवारण करने के लिए आपको संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना होता है, और वो पत्र कैसे लिखा जाता है उसको भी लिखने का एक तरीका है, और वो कैसे किस प्रकार से लिखा जाए इसको लेकर इस मुद्दे के भीतर हम जानकारी लेंगे। अगला मुद्दा जो है अधिसूचना का है। असल में ये अधिसूचना जो है वह एक प्रकार से गैजेट है, मतलब भारतीय राजपत्र में छपे जाने वाले जितने भी पत्र हैं ये अधिसूचना के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब क्या है कि किसी क्लास 1 ऑफिसर की, मान लीजिए कि IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, अगर उसका तबादला होना है या उसका प्रमोशन हो रहा है तो वहाँ पे उनकी जो भी कार्रवाई चलती है वो गैजेट के माध्यम से चलती है, और वो उसके लिए अधिसूचना लिखी जाती है। तबादला हो रहा है तब भी वहाँ पे अधिसूचना लिखी जाती है। तो ये अधिसूचना एक प्रकार से सरकारी दस्तावेज है, और उसके लिए सामान्य व्यक्ति जो है उसको लिख नहीं सकता, विशिष्ट पद पर आसीन व्यक्ति ही उसको लिखता है। तो इसको एक लिखने का तरीका है, या सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी अधिसूचनाएं आती है। आपने वर्तमान पत्र में सुना होगा या पढ़ा होगा कि मान लीजिएगा कि जमीन ग्रहण को लेकर कोई अधिसूचना निकलती है। उदाहरण के तौर पर कोई रोड बन रहा है तो रोड के बाजू में होने वाले जितने भी जमीन है उन जमीनी के जो भी लोग उस जमीन के मालिक हैं उनको अधिसूचना के द्वारा सूचना की जाती है कि यहाँ से रोड इस प्रकार से बनने वाला है, तो हमें आपकी ज़मीन जो है इतनी इतनी सीमा की जो है हमें हस्तांतरित करनी पड़ेगी। तो ये अधिसूचनाएं जो है किस प्रकार से लिखी जाती है, ये जनता के लिए होती है, ये अधिकारियों के लिए होती है, या सभी देश के नागरिकों के लिए भी होती है। तो ये अधिसूचना लिखने का एक तरीका है, तो इसको हम इस मुद्दे के भीतर देखने वाले हैं। अगला मुद्दा जो है सरकारी पत्र है। अर्थात अधिसूचना और सरकारी पत्र में अंतर यह है कि सरकारी पत्र जो है सामान्य कागज पर लिखे जाते हैं, और अधिसूचना जो है राजपत्र पर लिखी जाती है, अर्थात गैजेट पर लिखी जाती है। तो सरकारी पत्राचार जो है संबंधित अधिकारी अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर वो सरकारी पत्र लिखते हैं, और सरकारी पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भी लिखा जा सकता है, अर्थात उसको भी लिखने का एक तरीका है, उसका एक अपना ढंग है, उसकी एक अपनी रूपरेखा है। तो उसको कैसे लिखा जाता है उसके बारे में भी हम जानकारी जो है इस पत्र के भीतर देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हमें इस प्रश्न पत्र के भीतर 4 इकाइयाँ पढ़नी है, और मुझे लगता है कि ये संपूर्ण प्रश्न पत्र जो है आपके करियर को, आपके भाषिक कौशल को या आपके स्किल को परिपूर्ण करने के लिए बनाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दिए गए जितने भी मुद्दे हैं अगर आप उसका गहराई से चिंतन करते हैं तो मुझे लगता है कि आप भविष्य में आने वाली कौन सी भी नौकरी जो है आसानी से उस पद को संभाल सकते हैं, और आपके द्वारा जो भी काम का संचालन होगा वो और भी सराहनीय होगा, क्योंकि आपने ये सभी बातें जान ली है। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी कार्यालय में काम करते समय उस कार्यालय की एक कार्य पद्धति होती है, और उस कार्य पद्धति को अगर आपने एक बार समझ लिया और ये पढ़ाई के दौरान अगर ऐसा कुछ ज्ञान आपने हासिल किया है तो समझ लीजिएगा कि आप वो काम जो है यूं ही कर डालते हैं, तो धीरे धीरे आप में वो क्षमता आ जाती है, वो आत्मविश्वास आ जाता है, जिसके माध्यम से आप वो काम अच्छी तरह से कर पाते हो। तो ये कुल मिलाकर हम 4 इकाइयों के भीतर ये प्रयोजन मूलक हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसको देखने वाले हैं, और इसको लेकर मैं छात्रों को और एक बात बताना चाहता हूं कि आप हमारे जो BA भाग 3 का जो ग्रुप बनाया गया व्हाट्सएप का, उसके ऊपर हमने वो पाठ्यक्रम डाल दिया है। तो कृपया आप वो पाठ्यक्रम जो है प्रिंट करके अपने पास रखिएगा, ताकि पढ़ाई करते समय इसके बाद हम एक एक टॉपिक लेने वाले हैं, और एक एक टॉपिक लेते समय उसमें से आने वाला मुद्दा जो है वो पाठ्यक्रम अगर आपके सामने रहेगा तो हम विशिष्ट दिशा से वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ताकि कोई भी वहाँ पे व्यवधान जो है उसमें निर्माण न हो। इसलिए पाठ्यक्रम आपको प्रिंट निकाल के रखना है और वो आप ले लीजिएगा। और अगले लेक्चर में हम मेरे पास जो दूसरा पेपर है पढ़ाने के लिए, पेपर क्रमांक 11, और उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।